हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त एक्टर विशाल प्रताप सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं खबरों के महातंत्र में, यानी महातंत्र न्यूज में। और महातंत्र न्यूज आप सभी के लिए लेके आया एक बहुत बड़ी खुशखबरी। वो खुशखबरी ये है कि उनका एक नया ब्रॉडकास्ट स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है लॉकर रूम। इस लॉकर रूम में आएंगे आपके चुनिंदा सेलिब्रिटीज, आपके जाने माने सेलिब्रिटीज, वो जिन्हें आप पर्दों के आगे देखते हैं। और आपको यहाँ पे मिलने वाली है कई सारी खबरें जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको बहुत सारा एंटरटेनमेंट मिलेगा और सबसे इंपॉर्टेंट आपको मिलेगा कैमरे के पीछे क्या चलता है उसकी जानकारी। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं हमारे आज के एपिसोड नंबर 1 से। और आज हमारे साथ हमारे पहले गेस्ट जो कि जाने माने नाम है, जिनका नाम है विशाल आनंद। और ये एक एक्टर हैं, कास्टिंग डायरेक्टर हैं, एक फिल्म मेकर हैं, यानी प्रोड्यूसर भी हैं, राइटर भी हैं, एक्टर भी हैं, कास्टिंग डायरेक्टर भी हैं और डायरेक्टर भी हैं। इतने सारे मल्टी टैलेंटेड पर्सन को मैं लेके आया हूं आज के फर्स्ट एपिसोड में। तो चलिए बात करते हैं और स्वागत करते हैं विशाल आनंद जी का। तो विशाल जी कैसे हैं आप? तो विशाल जी, मेरा सबसे पहला सवाल तो यही होगा कि आपकी जर्नी क्या थी? ऐसा कौन सा कीड़ा था कि आपको इस इंडस्ट्री में लेके आया? आपके दिमाग में ख्याल किसी और के थ्रू आया था या आपको कहीं से पता चला कि भाई मुझे एक्टिंग लाइन में जाना है, एक्टिंग करनी है, कास्टिंग डायरेक्टर भी बनना है, उसके बाद फिल्म मेकर भी बनना है? इतनी सारी चीजें आपने मतलब कैसे सोची, क्यों आया दिमाग में? भाई सोची तो नहीं, सब होती चली गई। एक दोस्त के साथ थिएटर प्ले देखने गया था, तो प्ले देखा तो देख के लगा ये मुझे भी करना चाहिए, कुछ क्रिएटिव करने का मन था हमेशा से। तो फिर मैंने थिएटर ज्वाइन किया, एक्टिंग करी, कई सारे प्ले किए, 1 साल तक कंटिन्यू थिएटर और एक्टिंग को समझा, सीखना चाहा कि क्या क्या होता है इस लाइन में, वो सब मैंने बिल्कुल सीखा। 1 साल थिएटर करने के बाद मैंने तकरीबन 30 प्ले किए होंगे 1 साल के अंदर। तो दिन सुबह भी एक रिहर्सल, शाम को भी रिहर्सल करता रहता था। तो 30 प्ले करने के बाद फिर मुझे लगा कि अब मुझे मीडिया की तरफ जाना चाहिए, जहाँ मुझे जाना है। फिर मैंने ऑडिशंस देने शुरू किए। तो पहले एक सीरियल मिला लाइफ ओके का, भटक लेना बाबरे, वो किया। फिर थोड़ा गैप आया तो फिर एक फिल्म मिली, रीजनल फिल्म थी रवि किशन जी के साथ, वो मैंने करी। उसके बाद बरेली की बर्फी फिल्म मिली, वो बड़ा ब्रेक था मेरे लिए। भाग न जाने कोई, राजपाल यादव जी के साथ मैंने पैरेलल कैरेक्टर प्ले किया। फिर ये हुआ कि यार अब क्योंकि मुझे मुंबई नहीं जाना था, मुझे जो करना था अपने शहर से करना था। जाता था काम करने के लिए, लाइनअप करने के लिए उसके जाता था, लेकिन मुझे बेसिकली यहीं रह के करना था। तो फिर ये हुआ कि कास्टिंग कंपनी की शुरुआत की जाए, क्योंकि मैंने मुंबई में देखा कि यहाँ जैसे कास्टिंग यहाँ हो रही थी उस समय तक, वो बस यही था कि कोऑर्डिनेटर्स ने करा दिया, भीड़ भाड़ भर दिया, एक्टर्स को एक साथ खड़ा कर दिया, कास्ट या क्राउड, कुछ भी इस तरीके का था नहीं, मतलब कुछ सिस्टमैटिक नहीं था। तो वो सिस्टमैटिक करने के लिए, वो सिस्टम लाने के लिए मैंने यहाँ कास्टिंग कंपनी अपनी बालाजी मैजिक स्टूडियो कास्टिंग की शुरुआत करी। तो उसका ऑफिस डाला प्रॉपर मैंने, उसकी जैसे कास्टिंग होती है मुंबई में, साउथ में, उस तरीके से मैंने यहाँ किया। वो उस चीज़ को सिस्टमैटिक तरीके से लेकर आया मैं लखनऊ में। तो विशाल जी आपको क्या लगता है, मतलब जस्ट लाइक कोई अगर न्यू कमर एक्टर है या एक्टर बनना चाहता है, तो क्या लखनऊ ऐसा है कि यहाँ पे वो एक्टिंग सीख सके, एक्टिंग कर सके या फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम बना सके? तो क्या लगता है लखनऊ में ऐसा स्कोप है? बिल्कुल स्कोप है भाई, बहुत अच्छा स्कोप है लखनऊ में। जो यहाँ का थिएटर है, अगर कोई बच्चा ये भी है कि यहाँ कोई वर्कशॉप नहीं कर सकता है, कोई बड़े इंस्टीट्यूट नहीं ज्वाइन कर सकता। थिएटर्स के आप नाम बता दीजिए ताकि जो हमारी ऑडियंस देख रही है। थिएटर तो ग्रुप है अलग अलग, वेम कला केंद्र है, बहुत सारे थिएटर्स हैं, दर्पण है, दर्पण भी यहीं का है, ऑल इंडिया फेमस है। एक से एक थिएटर ग्रुप्स हैं यहाँ पे, BNA है यहाँ पर। अगर किसी को प्रॉपर एक पढ़ाई करनी है एक्टिंग की तो BNA कर सकता है, ज्वाइन कर सकता है उसके लिए। बाकी ऐसे भी जो थिएटर ग्रुप्स कराते हैं उनमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, अच्छा सीखने को मिलता है। अच्छा, एक्टिंग मैंने सुना है थिएटर एक्टिंग ज्यादा काम आती है फिल्म लाइन में या जो कैमरा एक्टिंग लोग सीखते हैं? बहुत अलग है। थिएटर का और फिल्म लाइन का कोई मेल ही नहीं। थिएटर एक्टिंग लाउड होती है, बॉडी से होती है ज्यादा, और फिल्म लाइन में आपके एक्सप्रेशन का काम। क्या थिएटर एक्टर क्या एक अच्छा एक्टर बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, बहुत से बने, लेकिन हाँ आपको समझना पड़ेगा ना, दोनों अलग मीडियम है। थिएटर अलग मीडियम है और फिल्म लाइन अलग मीडियम है। समझना पड़ेगा आपको कि यहाँ पे है, हम चिल्ला के तेज आवाज में नहीं बात कर सकते, आपके माइक लगा हुआ है ना, और वहाँ पे आप तेजी बोलना है क्योंकि आपके सामने इतनी दूर तक ऑडियंस है, जो लास्ट सीट पे बैठी हुई है उसको भी सुनाना है।
तो इसलिए तो दोनों में मीडियम में फ़र्क समझ के ही करना पड़ेगा। थिएटर एक्टिंग और फिल्म एक्टिंग में फ़र्क है, बहुत बड़ा फ़र्क है, लेकिन सीखने पर्पज से थिएटर बहुत अच्छा है। और आपने बोला कि आप मुंबई गए थे। जी बिल्कुल। और मुंबई में जाके कुछ टेक्निकल चीज़ें आपने देखी, जानी, सीखी। जी। और फिर लखनऊ में आके मतलब आपके दिमाग में ऐसा क्या आया कि जी मुझे यूपी की पहली कास्टिंग कंपनी ओपन करनी है? हाँ बिल्कुल, लखनऊ में। बिल्कुल। क्योंकि यहाँ जब यहाँ ऑडिशन देता था एज एन एक्टर, जब काम करता था, तो यहाँ सिस्टम नहीं था। बस एक ऑडिशन का हम लोग को कहीं से पता चल गया, हम लोग चले गए, ऑडिशन दिया, पता भी नहीं चलता था कि हमें इंट्रोडक्शन देना है नहीं देना है, कुछ भी नहीं क्लियर होता था। बस बुलाया, खड़ा किया, फोटो खींची, भेज दिया। मुंबई जब गया, वहाँ देखा कि वहाँ तो सिस्टम से हो रहा है हर चीज़। कास्टिंग कंपनीज है, कास्टिंग डायरेक्टर्स है, एक प्रॉपर है कि हाँ इंट्रोडक्शन है, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, आपको बुलाया जाएगा, आपके लुक के अकॉर्डिंग काम होगा तो मिलेगा, सब चीज़ें वहाँ समझ में आई। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर फिर अप्लाई किया कि यहाँ के एक्टर्स को भी उस तरीके से ही किया जाए कि हाँ एक सिस्टम हो, कि हाँ एक ऑफिस हो जहाँ पे लोग आएँ, ऑडिशंस दें, या जहाँ भी हम ऑडिशन कर रहे हैं वहाँ पे एक्टर आएँ, इंट्रोडक्शन हो, ऑडिशंस हो, उनकी तैयारी उनको बताया जाए स्क्रिप्ट के बारे में, तो वो उस तरीके से। आपको लगता है क्या ऐसा सिस्टम बन चुका है? हाँ बिल्कुल बन चुका है, हमने और बनाया। कई सारे लोग को मैं जानता हूँ, आप भी जानते होंगे, जो लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई हमारी लखनऊ की इंडस्ट्री यानी यूपी की जो फिल्म इंडस्ट्री है वो मुंबई के लेवल की हो चुकी है, मुंबई को टक्कर दे रही है। हाँ। अब क्या लगता है मतलब मुंबई में और यहाँ पे अभी क्या डिफरेंस है? क्या हमारी इंडस्ट्री इतनी ग्रो कर चुकी है कि हम मुंबई को टक्कर दे सकते हैं? नहीं, देखिए काम बहुत हुआ है पिछले 10 साल में, तो बहुत काम हुआ है यहाँ पर, लेकिन मुंबई को टक्कर देने वाली बात वो नहीं है, क्योंकि मुंबई का ही काम यहाँ हम कर रहे हैं। साउथ से आती फिल्में वो हम यहाँ कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसी क्या कमियां हैं कि मतलब यहाँ से फिल्में उधर नहीं जा रही हैं? जस्ट लाइक यहाँ के जो डायरेक्टर्स हैं, हाँ, वो उस लेवल पे ग्रो नहीं कर रहे हैं, यहाँ के जो डीओपीज हैं वो इस लेवल पे नहीं जा रहे हैं, यहाँ के राइटर्स हो गए उनको उस लेवल पहचान नहीं मिल रही है। यहाँ पे मतलब गिनती के कुछ गिने चुने प्रोड्यूसर्स हैं, हाँ, और वो भी ऐसे हैं कि जो यहाँ पे पैसा लगाने से ज्यादा बॉम्बे चले जाते हैं, हाँ, वहां पे पैसा लगाते हैं। करेक्ट। तो ऐसा क्या रीजन है कि भाई यहाँ पे ना करके उधर लोग काम कर रहे हैं, यहाँ की इंडस्ट्री अच्छे मेकर्स नहीं पा रही है, अच्छे डायरेक्टर्स नहीं है, ऐसे लोग नहीं है जो फिल्म बना के रिलीज कर सकें। यहाँ क्या है, बेचारा एक प्रोड्यूसर है तो कोशिश करता है पैसा लगा के फिल्म बनाने की, उसकी फिल्म बनती नहीं है, उसकी फिल्म सालों तक अटका देते हैं, उसकी फिल्म का पैसा फंस जाता है। जबकि गवर्नमेंट ने कितनी सुविधा दी है, यूपी में सब्सिडी दे रखी है, एक रिकवरी वहां से भी होती है प्रोड्यूसर की। लेकिन यहाँ जो है, यहाँ मेकर्स नहीं है, और जो मेकर्स है उनको वो प्रोड्यूसर नहीं मिल रहे। लेकिन और हमें लगता है कि बाहर से फिल्में आ रही हैं, हमने यहाँ काम कर लिया, हमने इसमें एक्टिंग कर ली तो यही इंडस्ट्री है। ये इंडस्ट्री नहीं है, और इंडस्ट्री कोई फैक्ट्री नहीं है कि आज हम नोएडा में डाल रहे हैं तो वहाँ चल जाएगी, ऐसा नहीं है। इंडस्ट्री लोगों से बनती है, सिर्फ एक घोषणा से नहीं कि वहाँ बना दिया और बन जाएगी। इसमें एक और क्वेश्चन है, हाँ, कि इंडस्ट्री जो सबसे ज्यादा शूट होता है, एक्टर्स जहाँ पे सबसे ज्यादा मिलेंगे, प्रोडक्शन हाउसेज सबसे ज्यादा जहाँ मिलेंगे, म्यूजिक स्टूडियो, कास्टिंग कंपनियां सबसे ज्यादा मिलती कहाँ पे? यूपी में, ठीक है। और यूपी में कहाँ पे सबसे ज्यादा? लखनऊ। और लखनऊ में सारी चीजें हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट कास्टिंग यहीं से होनी है। तो यहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री ना डाल करके जो इन्होंने नोएडा में डाला, नोएडा लेके चले गए, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वही मैंने बोला ना, फैक्ट्री नहीं है। सीरियस बताइए। सीरियस ही बता रहा हूँ, फैक्ट्री नहीं है। फैक्ट्री नहीं है कि कहीं भी आपने डाल दिया तो चल जाएगा। लोग यहाँ हैं काम करने वाले, यहाँ है बनारस में। बनारस में बहुत पहले से काम हो रहा है, लखनऊ में देर से शुरू हुआ, लेकिन लखनऊ में ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा फिल्में यहाँ शूट होती है, सबसे ज़्यादा अच्छी तरीके से अगर कोई लाता है अपनी फिल्म तो अच्छे से शूट करके जा सकता है। और हुई है यहाँ पे, बड़े बड़े स्टार्स की हुई हैं। अक्षय कुमार ने जॉली करी है, अजय देवगन ने मैदान, जो मैंने भी फिल्म करी थी मैदान उनकी, वो उन्होंने करी है। कौन सा एक्टर है जो यहाँ के करके नहीं गया है? तो फिर नोएडा में डालने का जो भी टेक्निकल रीज़न हो, गवर्नमेंट ने जो भी सोचा हो कि वहाँ करना चाहिए, लेकिन यूपी में, यहाँ लखनऊ में बनना चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री लोगों से बनती है। सिर्फ ये नहीं कि हमने अनाउंसमेंट कर दिया कि वहाँ बनेगी, वहाँ कितनी बनी क्या बनी वो तो नहीं पता, लेकिन इंडस्ट्री लोगों से बनती है। अच्छे मेकर्स होंगे, जहाँ अच्छे प्रोडक्शन वाले होंगे, जहाँ अच्छे कास्टिंग होंगी, जहाँ एक्टर्स होंगे, वहीं तो इंडस्ट्री बनती है। और दूसरी बात, यहाँ जो है ये ग्रो नहीं हो रहा है, अपनी इंडस्ट्री नहीं ग्रो हो रही है, ये वहीं की इंडस्ट्री का हम काम कर रहे हैं। हमें लग रहा है कि हम ग्रो हो गए, हम कर रहे हैं मुंबई का काम। वो लोग आते हैं, यहाँ के लोग लेते हैं, आगे एक्टर्स को काम देते हैं। क्या यहाँ के डायरेक्टर कोई है? आप एक नाम बताओ जो मुंबई लेवल पे यहाँ काम कर रहा हो। कोई प्रोडक्शन हाउस है? 2-3 को छोड़ दो, उसके अलावा आप बताओ। यहाँ के डायरेक्टर्स बोलते हैं हमें फंडिंग नहीं मिलती है। फंडिंग मिलती है, क्यों नहीं मिलती है? आप उस पिक्चर की फंडिंग का रिवर्ट क्या दे रहे हो? अब ये तो बताओ। आप प्रोड्यूसर को रिवर्ट दे पाओगे जो पैसा लगाएगा? आप रिवर्ट का प्लान तो दो उसको, रिलीज ही नहीं कर पाते ना, बात तो ये है। तो क्या ऐसे इन्वेस्टर्स भी आपके पास हैं जो मूवीज में पैसा लगा? आप फिल्म बनाइए, मैं दूंगा इन्वेस्टर आपको। आप बनाइए तो हिम्मत तो करिए बनाने की। बस इस ब्रॉडकास्ट के बाद हम आपसे मिलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल बिल्कुल आपके लिए, हाँ, एज अ कास्टिंग डायरेक्टर, हाँ,
आप उस कैरेक्टर में आइए तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। हाँ आप कास्टिंग करते हो, हाँ तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप खुद ऑडिशन, आप एक्टर भी हैं, हाँ हाँ करेक्ट, क्या चाहिए? आप खुद ऑडिशन देने पहुंचे हाँ और सामने एक कास्टिंग डायरेक्टर बैठा हुआ है हाँ और उसको देख के आपने कभी जज किया है कि यार ये मेरा ऑडिशन ले रहा है, हाँ। इससे ज्यादा टैलेंट मेरे अंदर है, आप उसको जज करने लगो, वो आपको जज करे उससे ज्यादा? बेसिकली मैं किसी के ऑफिस तो जाता नहीं ऑडिशन देने। मेरे दोस्त हैं इंडस्ट्री में, जितने भी कास्टिंग डायरेक्टर हैं वो सब मेरे दोस्त हैं। अगर उनको लगता है कि मुझे जानते हैं मैं एक्टिंग करता हूँ, उनको लगता है कि यार ये कैरेक्टर विशाल कर सकता है, तो मुझे स्क्रिप्ट भेज देते हैं, मैं बना के दे देता हूँ। बड़े एक्टर। हाँ, अब ये नहीं कि फिल्म देखने के बाद मेरे को यार ये बड़ा रोल था यार, ये मुझे क्यों नहीं दिया उसने, ये नहीं होना चाहिए। ये हर एक्टर को लगना चाहिए कि भाई आपके अकॉर्डिंग ही आपको रोल मिलेगा। ये नहीं कि वो रोल इसको विशाल को क्यों दे दिया, ये रोल इनको क्यों नहीं मिला, या ये रोल इनको क्यों मिल गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जैसे दिखोगे, जैसे आप हो, जैसी आपकी एक्टिंग है, कैरेक्टर आपके अकॉर्डिंग होता है। एक और क्वेश्चन, हाँ एक एक्टर के दिमाग में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है कास्टिंग डायरेक्टर के लिए, कि अगर वो कास्टिंग डायरेक्टर खुद भी एक्टर है तो हाँ क्या कभी ऐसा होता है कि जब कोई रोल आए, कोई स्क्रिप्ट आए, आप उसको पढ़ें, उसकी कास्टिंग करने जाए, तो कोई रोल ऐसा दिखे कि इसमें तो किसी और का नहीं होने देना है, ये तो मैं ही करूंगा, कुछ भी हो जाए। अगर डायरेक्टर बोलता है कि नहीं मैंने किसी अदर पर्सन को कास्ट कर लिया है, तो वो तो सर उसकी तबीयत खराब होगी, वो नहीं आ पाएगा, मैं लास्ट ऑप्शन हूँ। करते हैं लोग ऐसा, मैंने सुना है, अपने ही शहर में करते हैं लोग। लेकिन मेरा क्या यार, अगर मैंने ये किया होता तो जो मैंने 100 से ज्यादा प्रोजेक्ट किए तो सब में मैं होता। अगर मैंने यही किया होता तो मैं हर प्रोजेक्ट में होता ना अपने। तो कभी कभार इच्छा होती है यार ये रोल बढ़िया है, ये मैं कर लेता हूँ? नहीं यार, देखो कास्टिंग में आने के बाद मुझे पता चल गया कि आप उसी कैरेक्टर में जाओगे जिसमें आपका लुक है, जिसमें आपकी एक्टिंग है। अगर आप हो तो आप जाओगे, आपके अकॉर्डिंग है तो जाओगे, इतना तो मुझे मालूम है। उसका दुख नहीं होना चाहिए किसी भी एक्टर को। आपका लुक है, हाँ, आपकी एक्टिंग अच्छी बिल्कुल है, सही है। हाँ, जस्ट इमेजिन उसी लुक पे हाँ, कुछ बेटर एक्टिंग करते हुए अगर कोई पर्सन आ जाए तो मैं उसको लूंगा। मैंने लिया भी है, ये इसके गवाह आपको मिल जाएंगे शहर में। बहुत से एक्टर ऐसे हैं जिन्होंने, उनको मालूम है कि मेरा रोल था, मुझे लगा कि इसको करना चाहिए, मैंने दिया है, बिल्कुल दिया, क्यों नहीं, बिल्कुल भाई, जो ज्यादा डिजर्व करता है उसको दीजिए काम, सीधी सी बात है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि कोई एक्टर ऐसा आया हो हाँ जिसके अंदर टैलेंट रत्ती भर भी ना हो, ठीक है, पर उसकी सिफारिश इतनी तगड़ी हो, हाँ, क्या आपको मजबूरन उसको कास्ट करना नहीं, मैं मजबूर नहीं हो सकता भाई, मैं ऐसे काम कर ही नहीं सकता। काम के साथ गद्दारी है मेरे। सिफारिश है जितनी बड़ी आप लगा लो, मैं नहीं करूंगा, क्योंकि सेट पे जब बाउंस होगा तो कौन झेलेगा? वो प्रोड्यूसर का पैसा लग रहा है, डायरेक्टर का टाइम लग रहा है, पूरी 200-300 की यूनिट लग रही है, सबका टाइम खराब होगा, तो वो नहीं कर सकता। चाहे काम आप मुझे दीजिए, कास्टिंग दीजिए या ना दीजिए, किसी और से करा लीजिए, वो तो मैं नहीं करूंगा। डिजर्विंग है उसी को काम मिलेगा। और इन्फ्लुएंसर्स पे आप क्या कहना चाहेंगे? जस्ट लाइक इंडस्ट्री में इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो एज एन एक्टर आ रहे हैं, या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि कोई इन्फ्लुएंसर ऐसा आए जो अपने फॉलोअर्स दिखा के आपसे बोले कि भाई मेरे फॉलोअर्स बहुत अच्छे हैं, मेरे को कास्ट करो? किसी काम के नहीं, किसी काम के नहीं। इन्फ्लुएंसर एक अलग फील्ड है, वो एक अलग चीज़ है। आप उनको बोलो कि हम उसको फिल्म में हीरो लेके वो फिल्म चला लें, तो वो नहीं होने वाला है। उसकी ऑडियंस उसकी रील और टिकटॉक तक ही सीमित है। वो थिएटर में टिकट नहीं कोई खरीदेगा उसको देख के। आप देख लो, कोई हीरो बना क्या, कोई हीरोइन बनी क्या उससे निकल के? और जो बने वो OTT पे होंगे। अगर अच्छे एक्टर होंगे तो ही ब्रेक मिला होगा। हो सकता है ऑलरेडी अच्छे एक्टर उन्होंने अपने ग्रो कर लिया अकाउंट ये भी करके कि भाई मैं रील भी बनाता हूँ तो लोग मुझे और जानेंगे, वो अलग फील्ड है। लेकिन एक्टिंग अलग फील्ड है। अब ये कहिए कि किसी के फॉलोवर ज़्यादा हैं उसी को हम काम दे, तो वो बहुत गलत चीज़ है। वो तो होना ही नहीं चाहिए। वो तो मुझे लग रहा है कोई कर भी नहीं रहा है। जो भी जेन्युइन कास्टिंग कर रहा है या जो भी प्रोड्यूसर है या कोई भी अच्छा डायरेक्टर, वो ऐसा कर भी नहीं रहा और करेगा भी नहीं। और एक और क्वेश्चन था, इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा क्या बिकता है? टैलेंट, नेपोटिज्म या PR? बिकता क्या है? देखो, टैलेंट होगा तो ही आएगा, टैलेंट होगा तभी सब चीज़ें, PR भी तभी काम करेगा। नेपोटिज्म का नाम क्या? नेपोटिज्म तो है भाई, कहाँ नहीं है नेपोटिज्म? सिर्फ इंडस्ट्री को क्यों बदनाम करा जा रहा है? नेपोटिज्म कहाँ नहीं है? आज आपका पॉडकास्ट हिट हो जाएगा आज से 4 साल 5 साल बाद, तो उसके बाद आप भी सोचोगे ना कि आपके घर का कोई आपकी जगह ले। नेपोटिज्म कहाँ नहीं है? हर जगह है। सिर्फ इंडस्ट्री को क्यों बदनाम किया जाता है नेपोटिज्म में? और नेपोटिज्म कैसे नहीं होगा आप ये बताओ, क्यों नहीं होगा? मतलब आप एक डॉक्टर है कि कोई डॉक्टर होता है, वो सोचता है ना कि मेरा बेटा भी डॉक्टर बने, मेरी बेटी भी डॉक्टर बने। तो अगर एक एक्टर है, इसने सालों मेहनत करी है, 15 साल 20 साल 30 साल मेहनत करी, तो चाहेगा ना कि मेरे बच्चे भी इंडस्ट्री में आए। अब वो बच्चों की चॉइस है, वो आना चाहते हैं कि नहीं, लेकिन अगर वो चाहेगा ना। हाँ, ये गलत है कि किसी और का हक आप छीन लो, कि ऑलरेडी मान लो किसी फिल्म में कोई लड़का या लड़की कास्ट है तो आप अपना बेटा भेज दो कि नहीं इसको लो, वो गलत है। उस पर तो रोक लगनी चाहिए। बहुत जगह पे ये भी देखा है, जस्ट लाइक अगर नेपो किड्स आते हैं, वो रोल करते हैं, वो सीन में रहते हैं,
अगर कोई उनके बगल में उनसे ज्यादा टैलेंटेड कोई अगर एक्टर होता है तो वो या तो उनके सीन कटवा देते हैं या तो उन्हें हटा देते हैं, ऐसा मैंने सुना है। इससे कुछ नहीं होता है। और नेपोटिज्म वाले सवाल आप दो तो इंडस्ट्री का सबसे बड़ा बैनर कौन है हिंदी का? यशराज। हाँ, यशराज फिल्म्स है, उनके बेटे कौन? उदय चोपड़ा। अगर नेपोटिज्म से ही काम मिलता या पैसे लगा के पीआर करके स्टार बनते तो उनसे बड़ा कोई स्टार होता क्या? नहीं होता ना। उनके बैनर का भी सबसे बड़ा स्टार शाहरुख खान है ना, जो नेपोटिज्म से नहीं आया, अपने टैलेंट से आया। तो कुछ रणवीर सिंह है ना, वो भी अपने टैलेंट से आया। तो आपको सोचिए ना, ऐसा नहीं होता। टैलेंट ही काम आता है एंड में, ये जान लीजिए। एक और क्वेश्चन, आपके लिए सबसे ज्यादा मुश्किल क्या है? खुद एक्टिंग करना है, दूसरों से एक्टिंग करवाना? दूसरों से एक्टिंग कराना। अगर वो एक्टर नहीं है तो एक्टर है तो कोई मुश्किल नहीं कर सकता है। नहीं एक्टर, मतलब मान लीजिए 19-20 है, खुद के लिए एक्टिंग इजी है। हाँ इजी है, क्यों नहीं। हाँ लेकिन ऐसा मान लो कोई ऐसा कैरेक्टर है, क्योंकि भाई मैंने अपने ऊपर एक्टिंग पे भी तो काम किया है, तभी तो कर रहा हूँ। आप अपनी नई फिल्म लेके आ रहे हैं जी। बतौर फिल्म मेकर, प्रोड्यूसर, राइटर। हाँ राइटर, एज एन एक्टर, राइट। ठीक है। इस फिल्म में आपके साथ और कौन कौन लोग शामिल हैं? अनजान में मेरे साथ जो मेन लीड कैरेक्टर कर रहे हैं वो अजय त्रिवेदी जी हैं, जो एक फादर है। कहानी में एक फैमिली दिखाई हमने, तो वो कैरेक्टर सुंदरलाल का वो प्ले कर रहे हैं। रश्मि पाठक जी हैं अपने लखनऊ से, वो एक बहुत अच्छा कैरेक्टर प्ले कर रही हैं। हीरोइन जो है हमारी फिल्म की लीड है वो कानपुर से है, साहिबा सोनी, वो लीड कैरेक्टर प्ले कर रही है। बाकी एक जो मेन विलन है विकास राणा, वो सीतापुर से हैं। तो यूपी से अलग अलग जगह से मैंने एक्टर्स लिए हैं इसमें। आपको पूरे यूपी के एक्टर्स दिखेंगे। बाकी रायबरेली जहाँ हमने फिल्म शूट करी वहाँ के बहुत से एक्टर्स हैं, 10-12 एक्टर मैंने वहाँ से लिए हैं, जो अच्छे कैरेक्टर्स में आपको फिल्म में दिखेंगे। ये अनजान मूवी किस ओटीटी पे आ रही है? ये मून ओटीटी पे आ गई है, 21 मई को रिलीज़ हो गई है मून ओटीटी पे। बहुत अच्छा रिस्पांस है। एक हमने इंडिपेंडेंट फिल्म बना के मून ओटीटी तक ले गए, ओटीटी चैनल पे रिलीज़ हो गई है। ये हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, मैं एज अ ऑडियंस पूछना चाहूँगा, ऐसे कोई 3 रीज़न बताइए जिसकी वजह से लोग अपना टाइम निकाल कर या अपने पैसे लगाकर उस मूवी को देखें। हाँ, लोग क्यों देखें? कुछ बिल्कुल सही 2-3 बात है। रीजंस बताइए। बिल्कुल। सबसे पहले तो अपने उत्तर प्रदेश में बनी फिल्म है, जितने एक्टर्स हैं, टेक्नीशियन है, डायरेक्टर है, राइटर हैं, सब आपके यूपी के हैं। ठीक। दूसरा, एक्टर सारे यहाँ के हैं। और क्या बोलते हैं, फिल्म की जो लैंग्वेज है वो हिंदी अवधी मिक्स है। अवधी में कोई काम नहीं करता है आज की डेट में, बहुत कम फिल्में बनती हैं। लास्ट मुझे लग रहा है शायद लापता लेडीज़ और पंचायत जैसा ही सब्जेक्ट आया जो थोड़ा मिक्स है अवधी में। ये पूरी तरीके से हमने अवधी हिंदी मिक्स करके फिल्म बनाई हुई है, जो अपनी यूपी की एक लैंग्वेज है उसको प्रमोट करने के लिए, अपनी यहाँ की इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए, कि यहाँ भी ऐसी फिल्में बन सकती हैं। आप लखनऊ से, यूपी से भी ऐसी फिल्म बना के रिलीज़ कर सकते हैं जो मेन स्ट्रीम सिनेमा को टक्कर दे सकें। तो अब जब हमारा ट्रेलर देखेंगे, हमारी फिल्म देखेंगे, सबसे बड़ा रीज़न है इसकी कहानी। ये कहानी बहुत बड़ी सीख देती है लालच के ऊपर। जैसे कहावत है पुरानी, लालच बुरी बला है, तो वो इस फिल्म में आपको ये लाइन पूरी तरीके से डिस्क्राइब करेगी कि इंसान की लाइफ में पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। अच्छा, कोई ऐसा सीन या कोई ऐसा सिचुएशन होगा इसमें जिसको लोग देखने के बाद, अगर घर पे अपने बैठ के ओटीटी है तो घर पे ही देखेंगे, घर पे देखेंगे, और घर पे जब लोग देख रहे हैं तो वो दिमाग में बैठ जाए? जस्ट लाइक कुछ वेब सीरीज होती है, कुछ मूवीज होती है, उनके कुछ सीन ऐसे होते हैं जिनको देखने के बाद उसके डायलॉग है, कुछ सीन हमारे दिमाग में बैठ जाता है। तो ऐसा कोई सीन ऐसा है आपकी नज़र में कि हाँ वो सीन या वो सिचुएशन आप देखेंगे तो उसको आप भूल नहीं पाएंगे? फिल्म का जो क्लाइमैक्स है, लास्ट का फिल्म का 10 मिनट जो है वो आप भूल नहीं पाओगे, ये मेरी गारंटी है। और पूरी फिल्म के मायने बदल देगा लास्ट का 10 मिनट हमारी फिल्म का। वो क्लाइमैक्स आपके दिमाग में, जहन में छप जाएगा और आप 101% अगर थोड़े भी इमोशनल है तो रोने लगेंगे, ये मेरी गारंटी है। सस्पेंस है फिल्म ज़रूर है, लेकिन लास्ट के 10 मिनट पूरी फिल्म की कहानी के मायने बदल देगा, ये मेरी गारंटी है, जो ये फिल्म देखेगा। और लखनऊ या यूपी में मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम बताइए जी, फिल्म शूट करने को लेकर के, कि फिल्म क्या प्रॉब्लम्स होती हैं अगर यहाँ फिल्म शूट करना है? एज अ फिल्म मेकर हो आप, डायरेक्टर भी, राइटर भी, एज एन एक्टर भी आप काम करते हो, एज अ प्रोड्यूसर भी आप किए हुए हो, तो क्या प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो यूपी में सच में प्रॉब्लम्स हैं जिन पे वर्क किया जाए ताकि हमारी इंडस्ट्री और ज़्यादा ग्रो हो? चाहे वो हम गवर्नमेंट को लेकर के देख लें, या एक्टर को लेके देख लें, या टेक्नीशियन को लेके देख लें, ऐसा कौन सा सेक्टर है जिसमें अभी और थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है? या ऐसा किस पे आप बोलना चाहेंगे? सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इस फिल्म को हम OTT लेके क्यों गए? क्योंकि थिएटर्स नहीं है, सिंगल थिएटर ऑलमोस्ट खत्म हो गए, और मल्टीप्लेक्सेस अवधी हिंदी या इंडिपेंडेंट फिल्मों को एंटरटेन करते नहीं, लगाते नहीं। उनका मतलब है अगर स्टार है फिल्म में, कोई बहुत बड़ा फेस है तो ही हम लगाएंगे, वरना आप मुझे पैसे दीजिए और हमारी सीटें खरीद लीजिए। तो ये बहुत ख़राब पैटर्न है।
ऐसे तो कहीं भी सिनेमा ग्रो हो ही नहीं सकता। महाराष्ट्र का सिनेमा क्यों वो इतना ग्रो हुआ, मराठी सिनेमा क्यों ग्रो हुआ? क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट ने बोला कि आपको ये फिल्में भी लगानी पड़ेंगी। आप हिंदी लगा रहे हैं, लगाइए, लेकिन आपको मराठी भी लगानी पड़ेगी। आज गवर्नमेंट मल्टीप्लेक्स को बोलना चाहिए, क्योंकि अब जब सिंगल थिएटर नहीं बने हैं तो गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए कि रूल एक बनाना चाहिए कि मल्टीप्लेक्सेस में भी फिल्म ली जाए अगर रीजनल फिल्में बन रही हैं। क्योंकि अगर यूपी में बन रही है, यूपी इंडस्ट्री बने तो रीजनल हुई, भले वो हिंदी में बने या अवधी मिक्स हो या भोजपुरी बने, कोई भी बने, लेकिन उनको सिनेमा तो मिलना चाहिए। आज भोजपुरी इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, 2000 करोड़ की इंडस्ट्री बन गई है। यूपी और बिहार सबसे ज़्यादा यूपी में ही शूट हुआ है, तो यहीं इसके मेकर्स ने बनाई है मैक्सिमम। तो आप देख लो उसका क्या दशा है। अब सारी फिल्म आ गई यूट्यूब के ऊपर या टीवी चैनल्स पे, थिएटर कहाँ रह गए? वो भी करें क्या? लोग आज बोलते हैं कि हाँ ये फिल्में अच्छी नहीं बन रही हैं, फोड़ता बन रहा है या गंदगी बन रही है या फिल्में वैसी नहीं बन रही जैसी बॉलीवुड की है या साउथ की है, ये क्यों नहीं बना पा रहे हैं जबकि इतनी बड़ी ऑडियंस है? क्योंकि आप उनको सिनेमा ही नहीं दे रहे हो, कहाँ से बना लेंगे? सिनेमा तो दो, आप सिनेमा दे ही नहीं रहे हो। आप मल्टीप्लेक्सेस में लगाते नहीं हो। मल्टीप्लेक्स वाले भोजपुरी को एंटरटेन करते नहीं है, रीजनल फिल्मों को एंटरटेन करते नहीं है, अवधी को एंटरटेन करते नहीं है। उनको सीधा मतलब है कि हिंदी है या बड़ी फिल्म है या वो है, आप खरीदो, हमारी सीट है तो हम लगा दें। और एक और चीज़ था, जस्ट लाइक आज से अगर कुछ टाइम पहले तक हम देखें, कुछ सालों पहले तक हम देखें, तो यहाँ पे बहुत सारी फिल्में शूट होने के लिए आती थी। साल भर में बिल्कुल कई सारी फिल्में होती थी, वेब सीरीज होती थी जो यहाँ शूट होने आते थे। अब उनकी संख्या बहुत कम हो गई है। बिल्कुल। तो ऐसे क्या रीजन है? ऐसे क्या कुछ लोग हैं या कोई ऐसा चाहे लोकेशन की प्रॉब्लम हो या लैंड प्रोड्यूसर्स या एक्टर्स में, ऐसे क्या चीज है, क्या रीजंस है जिसकी वजह से यहाँ पे फिल्में कम आना शुरू हो गई? सब्सिडी की प्रॉब्लम है नहीं, या क्या चीज है? नहीं, गवर्नमेंट जितना सपोर्ट कर सकती थी कर रही है। एक सब्सिडी इतना अच्छा बना रखा है पैटर्न, उससे वो मिल रहा है, जो भी यहाँ शूट कर रहा है उसको अच्छी तरीके से मिल रहा है। मेन क्या है, लोकेशन जो रेट आज से 5 साल 6 साल पहले थे वो जस्ट डबल ट्रिपल हो गए। ठीक है, रीजन क्या है? घर वाले जिनका लोकेशन है वो महंगा, कुछ लैंड प्रोड्यूसर्स भी रीजन है, वो रेट बढ़ा रहे हैं। सबसे बड़े रीजन तो वही है कि रेट बढ़ा रहे हैं लोकेशंस के। तो कोई यहाँ क्यों आएगा? आप खुद सोचो ना, यहाँ क्यों आते हैं मुंबई से, साउथ से लोग कि चलो वहाँ शहर में जाके सुकून से शूट कर लेंगे, लखनऊ में अच्छी शूटिंग हो जाती है, लोकेशन भी सस्ती है, हमें हर चीज़ बजट में मिल जाती हैं चीज़ें। अब वही आप मुंबई का रेट लगाने लगोगे तो क्यों कोई आएगा यहाँ पे? आप ये बताओ। ये लोकेशन जिनकी पर्सनल लोकेशन भी है, बंगलोज जो लेके बैठे, उनको भी सोचना चाहिए, लैंड प्रोड्यूसर्स को भी सोचना चाहिए कि अगर आप इतना रेट लगा दोगे तो कोई क्यों आएगा यहाँ पर। एक मैं फिल्म कर रहा था साउथ की, कुछ 1-1.5 साल पहले की बात है, तो मान लीजिए एक जो लोकेशन आज से पहले बहुत मिनिमम रेट पे थी वो ट्रिपल रेट पे मिली उनको। वो पहले वो लोग करके गए थे, तो उन्होंने कहा हम करेंगे कि इतने में तुम सेट लगा लेंगे, हम क्यों यहाँ करें? तो इस पे सोचना पड़ेगा। जिनकी खुद की लोकेशंस हैं, जिनके बंगलोज हैं, जिन पे शूट्स होता है, उनको भी सोचना पड़ेगा। जो गवर्नमेंट की लोकेशन, गवर्नमेंट को भी इस पे, जो बहुत सी लोकेशन गवर्नमेंट की भी इस पे टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ गया, बहुत ज्यादा रेट बढ़ गया, बहुत ज्यादा रेट, वो कम करना। जो फ्री थी उस पर रेट लग गया, तो वो सब कम करना पड़ेगा तभी, वरना शूटिंग दिन पर दिन कम होती जा रही है। मैक्सिमम शूट कहाँ एमपी जा रहा है, फिल्में आती रैकी होती, रेट उनको पता चलते हैं, कहते हैं एमपी शिफ्ट करो, भोपाल चले जाते हैं। भोपाल भाई, भोपाली एमपी, तो वहाँ चले जाते हैं। हाँ, तो क्यों जाएंगे? जाहिर बात है ना, कोई प्रोड्यूसरों का अपना पैसा बचाएगा, सीधी सी बात है, सीधी बात। हाँ, तभी यहाँ आएगा, वरना मुंबई में आराम से हो सकता है। वो तो इंडस्ट्री बनी हुई है, यहाँ बन रही है, वो बन चुकी है, चल रही इतने सालों से। आप कास्टिंग डायरेक्टर हो, आप अंदर के पर्सन हो, तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे बहुत सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो नए एक्टर्स को बहुत प्रॉब्लम्स होती है कि जिनके कास्टिंग के नाम पे वो लोगों से पैसे लेते हैं। हाँ, करेक्ट। अभी रिसेंट में एक नए लोग का नाम भी आया था। करेक्ट। हाँ, वो पैसे भी खा रहे हैं लोगों से ऑडिशन के नाम पे कि भाई हम आपको रोल देंगे, ठीक है, पैसे मांगते हैं। या आपने कॉम्प्रोमाइज का भी नाम सुना है, करेक्ट, बहुत जगह पे होता है। बिल्कुल। हाँ, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, आजकल तो मेल्स भी बचने से रहे। अगर उनके पास कोई बैकअप नहीं है या उनको जानकारी नहीं है, तो आप नए एक्टर्स को ऐसे क्या सलाह देना चाहेंगे कि जिससे उनको पता चले कि हमको किस टाइप के लोगों से दूरी बनानी है, या ऐसे कौन से कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं या फर्जी कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं जो मार्केट को आए हैं और मार्केट को खराब करते हैं, जिसकी वजह से कई सारे टैलेंटेड एक्टर्स मेल हो या फीमेल हो जो काम करने नहीं जाते, उनको डर अंदर से बैठ जाता है कि भाई ये लाइन बहुत गंदी है, हम नहीं जाना है। देखिए, पहली बात तो एक्टर्स को खुद सोचना पड़ेगा, जानकारी लेनी पड़ेगी। आज से 10-15 साल पहले तो बड़ा मुश्किल था, ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब तो सब इंस्टाग्राम फेसबुक पे है सारी चीज़ें, तो अब पता भी कर सकते हैं कि ओरिजिनल है कि नहीं है ना, क्योंकि नेट पे भी आपको मिल जाएगी जानकारी। लेकिन अगर इसकी आप बात करेंगे तो अभी रिसेंट में एक खबर आई थी, न्यूज़ आई थी, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप भी उनको जानते हो।
उन्होंने भी फेसबुक या उनके इंस्टा पे आप जाओगे, फॉलोअर्स भी अच्छी संख्या में मिलेंगे। लगातार वो शूटिंग की वीडियोस भी डालते हैं। हाँ, लगातार डालेंगे। कई एक्टर्स के साथ उनकी फोटोज भी मिलेगी, कई एक्टरों के साथ। लेकिन वो लगातार लड़के लड़कियों के साथ शोषण का काम करते हैं कि भाई अगर आपको रोल चाहिए तो भाई आप इतने पैसे आप जमा करिए, हाँ हम आपको रोल कंफर्म देंगे। हाँ, वो पैसे वो खाते हैं। पहले तो एक जो थिंकिंग है जो नए बच्चे के अंदर रहती है कि फिल्म लाइन में हमें पैसे देने पड़ेंगे, नहीं, पैसे मिलते हैं, देना कहीं नहीं पड़ता। एक बहुत बड़ा फ्रॉड होता है कार्ड के नाम पे, आर्टिस्ट कार्ड के नाम पे। मुझे बहुत बच्चे फोन करते हैं, नए बच्चे, जिनसे भी मेरा नंबर जिनको मिल जाता है कि सर मुझसे कार्ड मांग रहे हैं, 30,000 रुपये मांग रहे हैं, 40 मांग रहे हैं, 50 मांग रहे हैं कि कार्ड दे देंगे तो आपको काम मिलने लगेगा। आर्टिस्ट कार्ड से काम नहीं मिलता है। आर्टिस्ट कार्ड आपकी पहचान है। कार्ड कोई वो थोड़ी ना कि आपने दिखाया आपको काम मिल गया। वो तो पहचान है कि हाँ एक आर्टिस्ट कार्ड है, और वो भी आप पता करिए, सिंटा है बड़ी जो एसोसिएशन है या FCF है, उसका बनाइए आप ये कोई भी एसोसिएशन खोल के 4-5 आदमी लेके बनाने शुरू कर दिया, 30 से 40 हज़ार रुपए लेने लगा लोगों से। अभी लखनऊ में एक ने शुरू किया था जो बुला के सबको बुके भी बांट रहा था और वो कार्ड भी बना रहा था, पैसे भी खा रहा था लोगों से। तो इनसे बचिए, कुछ नहीं होना है। आपका टैलेंट ही काम आएगा। किसी भी तरीके का कोई इंसान आपसे बोलता है पैसे दीजिए या कोई भी गलत बात कर रहा है, कंप्रोमाइज किए, जो भी चीज़ें हो रही है वो उस पर बिल्कुल फोकस मत करिए। कुछ नहीं होना है, सिर्फ आपका टैलेंट काम आएगा। ऑडिशंस देते रहिए। अब तो क्या है, पैन इंडिया कास्टिंग है, आप कहीं भी बैठे हो, अगर कास्टिंग डायरेक्टर है उसको लग रहा है कि आपका लुक जा रहा है, आप अच्छे हो, तो आपको बुलाएगा। अब वेब सीरीज आने के बाद, OTT आने के बाद अब नए एक्टर्स को चांस कितना मिल रहा है आप खुद देखो। या यूट्यूब जब से ग्रो हो गया है, उस पर भी सीरीज बन रही है, फिल्में बन रही हैं, तो कितने लोगों को काम मिल रहा है। नए एक्टर्स को बहुत काम मिल रहा है। नए एक्टर्स को ऐसा क्या ध्यान देना होगा अपने एक्टिंग पे, जब वो ऑडिशन कोई वीडियो बना रहे हैं या ऑडिशन बना के भेज रहे हैं, तो ऐसी कौन कौन सी पॉइंट्स है जिस पे ध्यान देना होगा कि जिससे उनकी कास्टिंग होना इजी हो जाए, उनको काम मिल जाए? क्योंकि बहुत सारे एक्टर्स की ऐसी प्रॉब्लम होती है, उनको खुद नहीं पता होता है, वो ऑडिशन बनाते हैं, भेजते हैं, बहुत बार कोशिश करते हैं और उनका नहीं हो पाता। वैसे ही बच्चे जो होते हैं वही लोग फंसते हैं। पहले तो कोई भी एक्टर है नया, वो इस लाइन को सीरियसली ले। ये ना सोचे कि हम बस जाएंगे और हीरो बन जाएंगे, वो नहीं होना है। आपको अपने ऊपर काम करके आना है। आप डॉक्टर बनने जाते हैं, पढ़ाई करते हैं ना, आप इंजीनियर बनने चाहते हैं तो पढ़ाई करते हैं ना। आप इस लाइन में जो आप जान रहे हो कि कितने कम लोगों का सिलेक्शन हो पाता है, कौन बहुत ही कम लोग इसमें एक्टर बन, इसको इतना लाइटली क्यों ले रहे हो? बिना तैयारी के क्यों आ रहे, क्यों भीड़ बढ़ा रहे हो? मैक्सिमम लोग मैंने देखा ऑडिशन में जो आते हैं उनको इंट्रोडक्शन देना तक नहीं आता, अपने बारे में बोलना नहीं आपको आ रहा, आप बनना चाह रहे हो एक्टर। तो पहले तो इसके देखिए कि आप एक्टिंग प्रॉपर, आप ठीक है मानते हैं आप घर वाले सपोर्ट नहीं करते हैं इस लाइन के लिए मैक्सिमम लोगों को, तो आप थिएटर ज्वाइन करिए। थिएटर में कौन पैसे मांग रहा है आपसे, आप वहाँ सीखिए। अब तो यूट्यूब पे इतने सारे आ गए हैं, फ्री है, ऑनलाइन क्लासेस कितनी चल रही हैं, उसको आप देखिए। एक से एक टीचर है जो अपने एक्टिंग के बारे में बता रहे हैं। सीखने चाहेंगे तो आप बहुत जगह है, उसके लिए आप बहाना ना बनाइए कि भाई मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैं क्लास ज्वाइन नहीं कर पाया। बहुत जगह है जहाँ से आप सीख सकते हो। मैंने एक्टिंग सारी फ्री में सीखी, सारे थिएटर्स में किसी को मैंने आज तक पैसे नहीं दिए एक्टिंग सीखने का। अब मेरे साथ के ग्रुप के और भी लोग हैं जो आज अच्छी अच्छी जगह एक्टिंग भी कर रहे हैं और भी काम कर रहे हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, राइटर भी हैं। किसी ने भी शुरुआत तो आपको करनी पड़ेगी ना कहीं से, तो थिएटर ज्वाइन करिए, कहीं भी पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ती। और जो पैसे मांग के चीज़ें कर रहा है आपसे कि रोल दे देंगे पैसे के नाम पे या कार्ड बना देंगे, तो उससे बचिए। फीस लगती है कार्ड बनने की, लेकिन एसोसिएशन की जो फीस होती है वो, लेकिन ये नहीं किसी से भी बनवा लिया आपने, इन सब चीज़ों से बचिए आप। एक क्वेश्चन है, बताइए। अपनी फिल्म अनजान को लेकर जी, जब आपके दिमाग में इस चीज का ख्याल आया, जी राइटर भी आप ही हैं जी, राइट, आपके दिमाग में आया कि भाई ये कहानी है, तो ऐसे क्या इसमें चीज थी जो आपको क्लिक की कि नहीं इसमें मुझे बनानी ही बनानी है? देखिए, मैंने पहली फिल्म जो अपनी बनाई थी वो आज से 4 साल पहले टुडेज वुमेन्स MX प्लेयर के लिए मैंने बनाई थी पहली फिल्म। फिर हमें लगा कि उसमें बहुत सी कमियां रह गई, तो हमने अपना चैनल शुरू किया, बालाजी मैजिक स्टूडियो के नाम से यूट्यूब चैनल है, वो हमने शुरू किया। उसमें हमने कई सारी शॉर्ट फिल्म्स बनाई। तो उससे हमारी टीम, हम थोड़ा रवा हो गए, हमें समझ में आ गया कि क्या हम गलतियां करते थे वो अब नहीं करनी है। फिर हमें लगा कि अब दोबारा हमें एक स्टेप लेना चाहिए, एक अच्छी फिल्म फिर बनानी चाहिए हमको। तो पिछली बार जो फिल्म थोड़ी अर्बन टाइप की नहीं थी, इस बार हमने सोचा कुछ देसी टाइप में बनाते हैं, जो अपने यूपी को भी दिखाए, अपनी लैंग्वेज भी आए उसमें, और कुछ कहानी ऐसी हो, सस्पेंस थ्रिलर हो, जो लोगों को देख के एक मैसेज भी दे अच्छा। तब हमने इसकी कहानी मेरे पास थी काफ़ी समय से, तो मैंने फिर इस पर काम करना शुरू किया। फिर यहीं कि मैंने ये सोचा था कि कोई भी मैं एक भी आदमी इसमें से ऐसा नहीं लूँगा कि जो मेरे स्टेट से या मेरे शहर से बाहर का, तो इसलिए यहीं के लोगों को लेकर मैंने फिल्म बनाई थी जी। अच्छा, इस फिल्म में कोई ऐसा सीन था जिसमें डायरेक्टर ने आपका खून पी लिया हो, किसी भी सीन को लेके 10 टेक या 20 टेक करवा के एकदम? डायरेक्टर हमारा इन हाउस है, करण उपाध्याय जो इसका डायरेक्टर है। भाई मैं प्रोड्यूसर हूँ
इतने टेक नहीं दे पाऊंगा भाई, नहीं सॉरी। ऐसा नहीं, मैं उस टाइम एक्टर ही हूँ। बस समझ लीजिए वो मेरे कपड़े भी जो मैं पहनता हूँ वो भी वही चूज करता है, वो भी बोलेगा आपको यही पहनना है। तो जिस टाइम मैं एक्टिंग कर रहा हूँ तो मैं उसके हाथ में हूँ, भाई तुम अपने हिसाब से करो। हाँ सीन में मेरा इन्वॉल्वमेंट रहता है क्योंकि मैं क्रिएटर भी हूँ, कहानी भी मेरी है, तो वो नहीं, उससे टस से मस नहीं होने दूंगा। इसमें तो मैं रहूंगा, क्या है जो मुझे परफॉर्मेंस चाहिए, जो मैंने लिखा है, वो आप किसी भी एक्टर जो मेरी फिल्म के हैं अभी देखे रहे हैं, जितने इंटरव्यू उनके चल रहे हैं सब यही बोल रहे हैं कि जो मुझे चाहिए था वो उन्होंने किया है और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया सभी ने। मतलब देख के आपको कहीं से नहीं लगेगा कि यार ये जो लड़की ने पहली बार जैसे किया साहिबा सोनी ने, आपको नहीं लगेगा कि फर्स्ट टाइम कैमरा फेस कर रही है जो उसने रोल किया। तो यानी जो करण जी हैं, हाँ। अपनी सेट पे जब एज अ डायरेक्टर वो आते होंगे तो आप उनको सर बोलते होंगे सेट पे? नहीं सर तो क्यों, वो मुझे भैया बोलता है, मैं बड़ा भाई हूँ उसका, मेरा छोटा भाई है। सर कहने का या मैं उसको सर को या वो मुझे सर का, इसका कोई मतलब नहीं। ये पूरी फैमिली की तरह हम लोग काम करते हैं। मैं जिसके साथ भी काम करता हूँ उससे इतना फ्रेंडली रहता हूँ, मेरे साथ शायद फ्रेंडली जितने भी मेरे, आप देख लीजिए, आप बाकी सबको सर बुलवाना बड़ा पसंद आता है कास्टिंग डायरेक्टर्स को, मैं सबसे कहता हूँ मुझे भैया बोलो। बड़ा भाई बोलने के नाते एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया, हाँ किसी भी एक्टर को हाँ रिजेक्ट करना सबसे ज्यादा हर्ट करता है या किसी रोल के लिए खुद रिजेक्ट होना? भाई खुद रिजेक्ट हो जाऊँ कोई हर्ट नहीं करता है, सच्चाई बता रहा हूँ। पहले भी नहीं करता था, पहले भी नहीं करता था, जब मैं कास्टिंग भी नहीं करता, जब मैं प्रोड्यूसर भी नहीं था, जब मैं राइट तब भी नहीं करता। जो मालूम था जो मेरी किस्मत में मुझे मिलेगा, और हर एक्टर को रखना चाहिए, आपकी किस्मत से ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा, और जो आपकी किस्मत में होगा वो कोई छीन नहीं सकता है। तो ये मत सोचिए कि यार उसे हो गया मेरा नहीं हुआ, आपका भी टाइम आएगा। ऐसा नहीं है कि उसका आया तो आपका टाइम नहीं आएगा, आपका भी टाइम आना ही आना है, बस मेहनत करिए प्रॉपर। तो रिजेक्ट हाँ, लेकिन कोई एक्टर को रिजेक्ट करना कि भाई इसको नहीं हो पा रहा है, तो मैं कभी किसी से ये नहीं कहता कि बेटा तेरा नहीं हुआ है। मैं कहता हूँ बेटा है, इसमें नहीं अगले मिलेगा। क्यों, मुझे मालूम है कोई सपने हैं, अभी हो सकता है कि वो हर्ट हो जाए या इस लाइन से टूट जाए, तो मैं कभी किसी को ये नहीं बोलता हूँ कि तुम्हारा नहीं हो पाया, ये नहीं बोल रहा, मैं बोलता ही नहीं। मैं बोलता हूँ अगले प्रोजेक्ट में तुम्हारा हो गया, इसमें नहीं हुआ, ताकि उसको भी रहे कि हाँ आज नहीं तो कल मेरा कुछ ना कुछ होगा, अपनी मेहनत ना छोड़े। बड़ा एक्टर, हाँ फिल्म इंडस्ट्री का, बॉलीवुड का या साउथ का, कोई ऐसे बड़ा एक्टर का नाम बताइए जिसे आप बोलना चाहें कि बेटा थोड़ा एक्टिंग सीख लो। तो भी सीखने की जरूरत है भाई, बड़ा समय होता है, बस मैं जानता हूँ बड़ा एक्टर का भी नहीं होता है। आप देख लो जितने हिट हुए हैं एक्टर, जितने इस समय हैं सुपरस्टार बने हैं, जो पहले के थे, अभी उनको कोई नहीं पूछ रहा ना। और जब समय होता है तो वो स्टार है, सब घर कोई उसको पूछता है। हाँ एक्टिंग थोड़ी सीख लो, ये मैं किसी, ये तो यार कंट्रोवर्शियल सवाल है, किसी का नाम लेना नहीं ठीक है, लेकिन बहुत से एक्टर्स हैं जो आप सवाल कर रहे हो नेपोटिज्म के दम पे एक्टर बने रहे, लेकिन वो कितना चले। इमरान खान ही ले लो, दोबारा वापसी कर रहे हैं, आमिर खान के जो भी भतीजे भांजे जो भी हैं दोबारा वापसी कर रहे हैं। तो इस समय लगता है आपको कोई एक्टर ऐसा है जो इस समय जिसकी मूवीज भी आ रही हो, आपको लगता है कि यार इसको भी सीखने की जरूरत है? सीखने की जरूरत सबको है भाई। अमिताभ बच्चन जैसे बड़े एक्टर कहते हैं कि मैं आज भी सीख रहा हूँ। सीख रहे हैं, लेकिन ज्यादा सीखने की जरूरत है। बहुत से एक्टर्स हैं भाई, मैं नाम मत गिनवाओ, जब मैं देखता हूँ परफॉर्मेंस तो लगता है कि हाँ इनको और सीखने की जरूरत है। सबको सीखने की जरूरत है, चाहे मैं हूँ, आप हो, कोई हो, जो एक्टिंग फील्ड से जो सीखने की जरूरत है, हमेशा सीखिए आप। एक और क्वेश्चन, आपके सामने दो चॉइस है। हाँ एक इंडस्ट्री का बड़ा एक्टर हाँ पर नखरे वाला, हाँ, और एक अननोन एक्टर, एक्टर अच्छा है पर उसे कोई जानता नहीं है। हाँ। आप दोनों में किसको प्रिफर करेंगे और क्यों करेंगे अगर आपको कास्ट करना हो? भाई देखिए, इसमें कोई फिल्मी बातों से नहीं काम चलेगा। मैं क्लियर बता दूं आपको, अगर बड़ा एक्टर है तो बड़ा पैसा लगा होगा प्रोड्यूसर का, ठीक है। और जब नखरे तो दिखाते ही हैं, बड़े से बड़े एक्टर दिखाते हैं, छोटे जो अभी एक काम करने के बाद नखरे आ जाते हैं लोगों के अंदर, एक काम करके अपने आप को स्टार समझते हैं, उनको तो छोड़ दीजिए। नखरे तो हर किसी के कम किसी के ज़्यादा, लेकिन मेन ये है कि जो प्रोड्यूसर है, जो पैसे लगा रहा है, जो मैं प्रोड्यूसर हूँ, मैं ये चीज़ समझता हूँ कि मैंने फिल्में बनाई है तो मुझे मालूम है इसका पैसा लगता है, उसका पैसा रिटर्न आना बहुत ज़रूरी है। तो अगर थोड़ा बहुत वो नखरा कर भी रहा है तो झेल लो भाई। या तो अगर नए लड़के पे आप कॉन्फिडेंट रहो, मेरा प्रोड्यूसर अगर कॉन्फिडेंट है कि हाँ यार इसको ले लेंगे विशाल तो चल जाएगी पिक्चर, तुम लो नया लड़का निकालो। ये भी हुआ है, बहुत सारी वेब सीरीज में ऐसा हुआ है कि किसी बड़े स्टार को ले रहे थे, उसने नखरे दिखाया, उसको आउट किया, नए लड़के को लिया और वो सीरीज आई, अच्छी चली। एक और क्वेश्चन जी, भगवान ना करे अगर आपकी इस मूवी को ऑडियंस रिजेक्ट कर देती, हाँ ठीक, वो कहती है हमें पसंद नहीं आई, हाँ, तो आपका नेक्स्ट प्लान क्या है? नेक्स्ट प्लान फिर बनाऊंगा। ये नहीं आई दूसरी आएगी, दूसरी चलेगी, दूसरी पसंद आएगी, तीसरी पसंद आएगी, चौथी पसंद आएगी। फिल्म बनाना थोड़ी ना बंद कर दूंगा यार, ये तो अप एंड डाउन है, कभी अच्छा होगा, कभी हारोगे, कभी जीतोगे आप। क्या फिल्म बनाने से पहले हमको पता था कि हम फिल्म बना ले जाएंगे पूरी? यहाँ तो लखनऊ में फिल्में ही नहीं बनती, आधी आधी बन के पड़ी रह जाती है।
तो हमने बनाई, कंप्लेंट करी, या मालूम था कि हम ले जाएंगे इतने बड़े OTT पर रिलीज कर लेंगे, ये भी नहीं पता था भाई, क्योंकि इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर हैं हम, कोई बड़ा स्टूडियो तुम्हारे पीछे खड़ा नहीं है, हमारा ही पैसा लगा है, हमारे लोगों का पैसा लगा है, तो ऐसे तो हम लोग को बनाना है, तो रिक्स में ही तो बनाई थी पिक्चर। अब चलेगी नहीं चलेगी वो तो भाई ऑडियंस के ऊपर है, देखेंगे पसंद आए। हाँ, हमने अपनी मेहनत पूरी करी है, पूरी कोशिश करी है। प्रीमियर में जो हमको रिव्यू मिला है, अभी जो चैनल से रिव्यू हमारे पास आ रहा है, बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। मैं बता दूं कि मतलब उस OTT की सबसे ज़्यादा तेज़ रन करने वाली पिक्चर है ये, मुझे उन OTT ने खुद बोला है कि बहुत तेज़ आपकी फिल्म चल रही है, बहुत अच्छा इसका रिस्पॉन्स आ रहा है, मतलब मजा आने वाला है। आप देखिए, एक बार फिल्म देखिए, फिर एक और इंटरव्यू करिएगा तो बताऊंगा। नहीं, आज ही मैं देखूंगा। हाँ बिल्कुल देखिए, 100% देखूंगा, जरूर, और उसके बाद मैं बताऊंगा। बिल्कुल और बिल्कुल, फिर नेक्स्ट इंटरव्यू करेंगे, फिर मैं बताऊंगा क्या अच्छाइयाँ थे, क्या बुराइयाँ थे, क्या जरूर चीजें जरूर थी। जरूर जरूर। विशाल जी, आपसे मिलने के लिए मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि मुझे आपसे बात करनी थी, आपसे बहुत कुछ सीखना था। और आपसे मिलने के लिए हमारे पास बहुत सारी ऑडियंस भी आई है, हाँ जिसमें बहुत सारे एक्टर्स भी हैं हाँ जो जानना चाहते हैं, आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं। हाँ, शायद मुझसे बच गया हो, उनके दिमाग में हो वो क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, बिल्कुल। तो आप पूछ सकते हैं। हाय विशाल सर, मेरा नाम विमलेंद्र है और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके अकॉर्डिंग एक अच्छा एक्टर क्या होता है, मतलब कैसे, क्या? अच्छा एक्टर भाई वही है मेरी राय में जो बस सीन अच्छे से कर ले जाए कैमरे के सामने, बाउंस कम हो, ठीक है, जिसको डायलॉग अच्छे से याद हो और समय कम खाए सेट पे, वही अच्छा एक्टर है। ओके, एक और सवाल है मेरी तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल पूछिए। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आप रिनोन्ड कास्टिंग डायरेक्टर भी हैं लखनऊ के, है ना, और आई गेस ऑल ओवर इंडिया भी आप कास्टिंग अच्छी खासी कर रहे हैं, तो क्या होते हैं ऑडिशंस जो रिजेक्ट हो जाते हैं? क्योंकि मैं कभी नहीं सिलेक्ट हूँ। अच्छा, हाँ, उसी पे मैं पूछना चाहूंगा सर हाँ हाँ कि जब एक एक्टर हाँ। ऑडिशन देने आता है, हाँ तो ऐसी क्या चीजें हैं हाँ। जिसे देख के ही आपको लग जाता है कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा? कॉन्फिडेंस, सबसे पहला कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। क्यों, अगर आप ऑडिशन में एक कास्टिंग डायरेक्टर बैठा है या 2-3 लोग बैठे, उनके सामने अगर आप एक्टिंग नहीं कर पा रहे हो तो आप 100 लोगों की यूनिट के सामने कैसे करोगे? सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस चाहिए। दूसरा कि अगर आप एक्टिंग कर रहे हो या आपको ऑडिशन, क्यों मैक्सिमम यही सवाल होता है मेरे से, एक्टर सर मेरा क्यों नहीं हो रहा है? तो क्यों नहीं हो रहा का रीज़न सबसे पहले तो ये है कि आपका जो भी ऑडिशन है आप उसको अच्छे से बनाइए। आप सिचुएशन पड़ के वैसे नहीं, जैसे घर में बैठे हैं शुरू कर दिया, कुछ लोग देखते हैं सेल्फी बना के ऐसे डाल भेज देते हैं ऑडिशन के नाम पे कि उन्होंने सीधा कैमरा ऐसे बना के भेज दिया। आप प्रॉपर उसको सीरियस लो, क्यों, उससे आपका जजमेंट होने वाला है। आप सीन पढ़ो, सीन में अपना कैरेक्टर पढ़ो, वैसे अपना गेटअप रखो। मान लीजिए पुलिस वाले का है तो कोशिश करिए कहीं से वर्दी मिल जाए, आप उसमें बना के दीजिए। या आप देखिए, आपको लग रहा है कि कोई ऐसी लोकेशन है जहाँ आप इजीली अवेलेबल हो सकती है कि हाँ इस लोकेशन पे पूरा, क्योंकि मैंने मैक्सिमम ये देखा है कि उससे आधा जज हो जाता है, आधे से ज़्यादा जज हो जाता है, 70% 80% क्लियर हो जाता है। हाँ, कि इसको है, इसको समझ है कि सीन में क्या हो सकता है। प्रॉप्स यूज़ करिए, प्रॉप्स यूज़ नहीं करते हैं बहुत से लोग, गेटअप वैसा नहीं रखते हैं। अब मान लीजिए एक गांव के लड़के का या लड़की का कैरेक्टर है, आप जीन्स टी शर्ट में और एकदम मॉडर्न बन के आप ऑडिशन दे रहे हो तो आप दिखोगे नहीं उसमें। आप कोशिश करो वैसा गेटअप रखने की। बहुत से एक्टर करते हैं और जितने सेलेक्टेड हो रहे हैं, सिलेक्शन जिनका हो रहा है वो यही करते हैं। या तो घर से, अब मैक्सिमम तो अब देख लो, अब हो गई है कि आप घर से बना के भेज दो, हम लोग स्क्रिप्ट भेज देते हैं और वो घर से बना के आ जाता है। ऑडिशन में भी आप जाइए, आपको कैरेक्टर मिल रहा है तो अब कोशिश करिए कि आप गेटअप में करके भेजिए, तो उससे सिलेक्शन जल्दी होगा। गेटअप करिए, सिचुएशन वैसी देखिए, सिचुएशन क्या बोल रही है, आप एक्टर हो तो आप समझ लोगे कि क्या कहना चाह रहे हैं। दूसरा, जो अगर मान लीजिए लंबे डायलॉग्स हैं, प्रॉन्टिंग है, तो जो प्रॉन्टिंग कर रहा है वो भी किसी एक्टर को लेने की कोशिश करिए जो आपके दूसरे के डायलॉग जो बोल रहा है। ये तो तब हो सकता है अगर ऑडिशन का स्क्रिप्ट हमें मिल जाए, मिलती है ना? अगर हम पहुंचे हुए हैं कहीं पे ऑडिशन देने के लिए, हाँ, हमें पता नहीं वहाँ पे कैसा ड्रेस हमें लेके जाना, क्या हमें ड्रेस कैरी करके और लेके जाने चाहिए, या फिर हम वहाँ पे पहुंचे, हमें स्क्रिप्ट मिली, फिर हमें पता चलता है अच्छा इस कैरेक्टर के लिए हमें ऑडिशन देना है। सिंपल है। मेल्स हैं अगर आप, तो आप एक शर्ट में या तो जाइए और टी शर्ट रख के ले जाइए, ठीक है, ताकि मान लीजिए कॉलेज बॉय का कैरेक्टर तो आप टी शर्ट में दे सकते हो, थोड़ा मेच्योर है मेल का कैरेक्टर है, कोई ऑफिस का, तो आप फॉर्मल शर्ट में आराम से दे सकते हो। तो ये गेटअप रखिए, थोड़ा लुक जस्टिफाई होगा, थोड़ी चीज़ जस्टिफाई होगी। वैसे भी अभी जितने कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं या मैं भी हूँ, तो आप लोग पहले ही बता देते हैं कि ये फॉर्मल लिखा होता है मैसेज में भी, जब हम लोग बुलाते हैं ऑडिशंस के लिए कि आप इस तरीके की कैरी करिए, कॉस्ट्यूम ऐसा रखिए, तो वो है अगर समझो। क्योंकि आजकल तो जो कोऑर्डिनेटर है भीड़ सप्लाई कर रहे हैं वो भी कास्टिंग डायरेक्टर खुद को बोल रहे हैं, तो उनके ऑडिशन में तो आप जाइए ही ना, पहले पहले मैं बोल दे रहा हूँ, वरना आप कहीं साइलेंट पार्ट में खड़े मिलोगे, आपको रोल नहीं मिलेगा, है ना। लेकिन अगर जो कर रहे हैं मैक्सिमम, जैसे मेरी कास्टिंग बहुत कम मैं ऑडिशंस करता हूँ, ओपन ऑडिशन जो बोलते हैं, मैं सब ऑनलाइन करता हूँ मैक्सिमम। एक्टर्स को प्रॉपर स्क्रिप्ट चली जाती है, पहले मैं
एक ऐड कर देता हूँ अपने पेज पे, सब पे मेरे पास आ जाते हैं, इंट्रोडक्शंस आ जाते हैं, उसमें शॉर्टलिस्ट करके फिर मंगा लेता हूँ मैं कि भाई इसके अकॉर्डिंग ये जा रहा है, इनके अकॉर्डिंग ये जा रहे हैं, तो उनको सब चीज़ें मैं लिख देता हूँ, एक एक ब्रीफ भी डाल देता हूँ सीन में क्या है और आपको क्या करना है, ये मैं एक एक चीज़ उनको भेज देता हूँ ताकि उनको भी क्लियर रहे, कोई सरप्राइज ना रहे कि यार हमें क्या करना है, ले बता देता हूँ एक एक चीज़। और ऑडियंस में कोई और क्वेश्चन पूछना चाहेंगे? हाय विशाल भाई, आपसे एक क्वेश्चन है कि कास्टिंग डायरेक्टर्स को अप्रोच करने का एक सही तरीका क्या होता है, और लखनऊ फिल्म इंडस्ट्री में जितने नए एक्टर्स हैं वो आपको अप्रोच कैसे कर पाए? सीधा है, मेरा पेज है बालाजी मैजिक स्टूडियो, या मेरा मेल है विशाल कास्टिंग, अब उस पर अपनी प्रोफाइल डाल दीजिए। मैक्सिमम तो मेरा नंबर भी एक है मेरा जिस पे लोग करते ही रहते हैं, मुझे भेजते रहते हैं प्रोफाइल में देखता हूँ सारी। और एक मुझे अप्रोच करने का सीधा है, मुझे दूसरों का तो नहीं पता, आप अपना बेस्ट ऑडिशन वीडियो जो है जिसमें आपको लगता है कि आपने सबसे अच्छी एक्टिंग करी, बस वो आप मुझे भेज दें। मुझे आपकी कोई फोटो नहीं चाहिए, मुझे आपका कोई इंट्रोडक्शन नहीं चाहिए, बस 1 मिनट के अंदर का कोई भी आपका जिसमें आप बेस्ट परफॉर्मेंस कर सकते हो मुझे भेज दें। आपके लुक के अकॉर्डिंग जब भी मेरे पास निकलेगा कैरेक्टर मेरी तरफ से खुद कॉल जाएगा, मैं ऑडिशन के लिए भी नहीं बुलाऊंगा, हो सकता है ऐसे ही हो जाए कि अगर लगे कि मुझे आप वो कर सकते हो मैं ऐसे ही कर दूंगा। किया भी है मैंने, अभी लास्ट सीरीज में 250 एक्टर कास्ट किए हैं STF में, या अभी मैंने एक खत्म करी हॉटस्पॉट, उसमें मैंने 200+ एक्टर कास्ट किए, तो उसका कोई ऑडिशन नहीं दोनों सीरीज का। सो इन जनरल मतलब एक क्या सही तरीका रहता है किसी कास्टिंग डायरेक्टर को अप्रोच करने का? क्योंकि ऐसे कभी कभार मैंने ऐसा सुना है कि एक्टर्स रात में मैसेज कर देते हैं 10 बजे 11 बजे, तो ये एक चीज क्लियर कर दीजिए कि जो भी हमारा पॉडकास्ट देख रहा हो कि उनको ये चीज समझ में आ जाए कि रात में मैसेज कर देते हैं। हाँ करते हैं, बहुत करते हैं, बहुत नंबर इसीलिए नहीं देते भाई। हाँ भाई 2-2 बजे फोन आ जाते हैं, मैसेज आ जाते हैं, अगर मुझे ऑनलाइन देख लें तो मुझे कॉल करने लगते हैं, तो मैंने इसीलिए भी नंबर पे बंदी कर दिया कि भाई मेल पे भेज दो। जो लोग जानते हैं भाई, अभी एक्टर भी सब समझदार हैं अपने यहाँ के भी, चाहे मुंबई के कहीं, सब समझदार लोग हैं, तो भेजते हैं। प्रोफाइल भेजना ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आप चेक करते रहो। अब तो ज़्यादातर ऑनलाइन हो गई चीज़ें, ऐड ऑनलाइन ही चलता है, चाहे अपने पेज पे हो या मेरे पर्सनल ID पे आप जाओ, इंस्टाग्राम पे या मेरे फेसबुक पे आपको मिल जाएगा। तब जब आए तो आप देखो आपके लुक के अकॉर्डिंग, आपकी एज के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। पता चले 20 से 25 साल का एक्टर का मैं मांग रहा हूँ और 60 साल के अंकल जी भी मुझे भेज रहे हैं, तो मैं क्या सिलेक्शन करूंगा? तो बोला आप पढ़िए पहले कि मैसेज में लिखा क्या गया, आपके अकॉर्डिंग है कि नहीं। इतना तो ब्रीफ रहता है मेरे मैसेज में, तो रहता है, मेरे ऐड में तो रहता है सारा ब्रीफ इतना, है ना। बिल्कुल, थैंक यू। ठीक है, तो आपसे बातचीत करके हमें ऐसा लगा कि इस फिल्म को देखना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हमारे यूपी या हमारे लखनऊ की जो इंडस्ट्री है उसको भी पुश मिलना चाहिए। और यहाँ पुश कैसे मिलता है? वहाँ के लोगों से मिलता है। करेक्ट। जैसे बिहार की अपनी इंडस्ट्री है, करेक्ट, मुंबई की अपनी इंडस्ट्री है, करेक्ट, साउथ इंडिया की अपनी इंडस्ट्रीज हैं, कई सारी इंडस्ट्रीज हैं, वो चल रही हैं, वहाँ के लोग उनका सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर जस्ट लाइक अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी की इंडस्ट्री को यूपी वाले सपोर्ट नहीं करते। बहुत अच्छी बात कही आपने। हाँ हाँ, बिल्कुल। तो मैं चाहूँगा ऑडियंस से कि इस फिल्म को देखें, इसकी तारीफ करें, लोगों को शेयर करें, बताएं कि भाई हमारे यूपी में यूपी बेस्ड फिल्में बन रही हैं जो कि थिएटर्स में OTTs पे रिलीज हो रही है। अगर आप सपोर्ट करोगे तो हमारी यूपी में भी हमारी इंडस्ट्री खड़ी होगी, और जो हमारे लोग हैं, चाहे वो एज एन एक्टर हो, चाहे वो टेक्नीशियन हो, एज अ डायरेक्टर, राइटर, सिंगर, कितने तरीके के लोग होते हैं, मतलब एक पूरी दुनिया है। बिल्कुल, ये फिल्म लाइव पूरी दुनिया है, हजारों लाखों लोगों को काम मिलेगा, और वो काम पाने के लिए विशाल जी जैसे क्रिएटर्स को सपोर्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप लोग जरूर देखें इस मूवी को और इसका रिव्यू जरूर दें, और हाँ, कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताएं आपको ये मूवी कैसी लगी।